हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैंक कॉलेज स्टडी में। मेरा नाम है बलविंदर सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला लेसन जो है सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। आप सभी को पहले ये मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न किया जाता है। आप कह सकते हो कि एक प्रकार से सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न किया जाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जिसमें कि जो गवर्नमेंट है उसके ऑर्गन्स हैं, उनके संबंध में, उनके कार्यों के बारे में, वो उनके क्या कार्य होंगे और उनकी क्या रिलेशनशिप होगी, इसके सभी के संबंध में जो प्रोविजन किए जाते हैं जिस डॉक्यूमेंट में, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेक्ट फीचर और देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या उसके क्या सेलेक्ट फीचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन और देखते हैं कि पहला इसका जो पॉइंट है, लेंथियस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो पहला कारण हमें जो देखने को मिलता है, वो पहला कारण ये है कि भारत का जो जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसमें कि मौजूदा समय में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती हैं। हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी जरूरतें हैं और उनकी कंडीशन अलग हैं, जिसके अकॉर्डिंगली भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में उनके संबंध में प्रोविजन किया गया है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और 6 में कुछ स्टेट्स के संबंध में विशेष प्रोविजन किए गए हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है और इस कारण भारत का कॉन्स्टिट्यूशन काफी विस्तृत हो जाता है। और दूसरा जो कारण हमें देखने को मिलता है, सोशल रीजन कैसे देखने को मिलता है कि भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डिवर्सिफाइड है। भारत में बहुत सारे धर्मों के, जातों के और अलग अलग परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो सभी के संबंध में प्रोविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि भारत जब आज़ाद होता है तो फाउंडिंग फादर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका ये मेन मोटिव ये था कि भारत ने एक लंबी गुलामी का जो समय देखा है उसमें बहुत सारे उनके जो राइट्स थे, उनके राइट्स का जो जिस प्रकार से उनका हनन किया गया था, वो नहीं चाहते थे कि उनके जो राइट्स हैं उनका आगे भी हनन इसी प्रकार हो। तो इस संबंध में उन्होंने इनको रिटन फॉर्म में शामिल किया हुआ है कि भारतीय लोग होंगे, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, उनके संबंध में प्रोविजन कर रखे हैं। तो इस कारण में भारत कॉन्स्टिट्यूशन काफी विस्तृत हमें देखने को मिलता है। और तीसरा जो हमें इसका कारण देखने को मिलता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक तरह का एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन था भारत के लिए, क्योंकि 1935 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसमें ये प्रोविजन कर रखा था कि जब तक भारत अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता तब तक भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम कार्य करेगा, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा भारत का प्रशासन। तो उस डॉक्यूमेंट से 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे प्रोविजन भारत के मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ले रखे हैं। तो जिस कारण भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा वास्ट हमें देखने को मिलता है राइट। इसके अलावा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके बहुत सारे मेंबर्स वकील थे। वकीलों ने जो कानूनी प्रोविजन थे उनको बहुत इलेबोरेट वे में, बहुत विस्तृत रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था, जिसके कारण कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा उसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है राइट। और इसके अलावा जो सेकंड इसके साथ में प्रोविजन कर रखा है वो रिटन फॉर्म दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे हमें अक्सर देखने को मिलता है जहां पर फेडरल गवर्नमेंट स्थापित होती है। भारत में भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल गवर्नमेंट से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों को डिवाइड कर रखा है स्टेट और सेंटर में। तो इस प्रकार से कि किन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करेगी और किन मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करेगी, तो इस संबंध में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका रिटन फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेट और सेंटर में किसी प्रकार का टसल या कन्फ्लिक्ट हमें देखने को ना मिले। तो इस कारण भी जो रिटन फॉर्म हमें देखने को मिलती है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जिनका हमें स्पेसिफिक डेट पता चलती है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था और उसको किस प्रकार से बनाया गया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार किया गया था। तो इस प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जबकि दूसरी तरफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ डेवलप होता है, उसकी हमें स्पेसिफिक डेट नहीं पता चलती कि कब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया है। जब भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ पास किया जाता है वो खुद ब खुद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है, राइट। तो यदि हम भारत में बात करें कि किसी भी बुक शॉप से हम भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हम एक नकल ले सकते हैं, उसकी बुक फॉर्म में हम एक नकल ले सकते हैं। परंतु यदि हम इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी मांगे किसी भी बुक शॉप से तो हमें उसकी कोई भी बुक शॉप में कोई उसकी कॉपी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो अमेरिका पहला देश था जिसने की रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। उसके बाद अनेकों और अन्य देशों ने रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे अडॉप्ट किया, राइट। जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर रखा जाता है जहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, जहां पर सेंटर और स्टेट में शक्तियां डिवाइडेड नहीं होती और अमेंडमेंट करना उसमें बहुत आसान होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी ओर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर देखने को मिलता है जहां पर फेडरल गवर्नमेंट कार्य करती है और जहां पर शक्तियों को सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया गया होता है, राइट। तो इसमें मैं बताता हूं कि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आसानी से हो जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे अमेरिका का संविधान। तो इसके साथ साथ भारत ने मिक्स्ड रूप को अपना रखा है। यहाँ पे मिक्स्ड रूप आपको कैसे देखने को मिलता है कि कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको हम आसानी से अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 4 हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल 239 ए देखने को मिलता है, आर्टिकल 239 ए देखने को मिलता है डबल ए। तो इनको हम सिंपल मेजॉरिटी से हम इनको पास कर सकते हैं, इनको अमेंड कर सकते हैं इन प्रोविजंस को। और इसके साथ ही कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनके संबंध में हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी की किस प्रकार से जरूरत होती है कि जो पूरा अलग अलग जो हमारे संसद के 2 सदन हैं, उन दोनों सदन के 2/3 मेंबर्स के थ्रू उसको पास किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो दोनों सदन के जो टोटल मेंबर हैं उनके द्वारा भी मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, यानी कि मोर देन 50%, 2/3 मेंबर हर एक सदन का, और उसके बाद 50% टोटल जो स्ट्रेंथ है संसद की उसके मोर देन 50% उसके थ्रू रेजोल्यूशन को पास किया जाना चाहिए। वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी। और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ स्टेट हैं, जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पर 28 स्टेट हैं, तो वहां से कि उनकी हाफ स्टेट हैं यानी कि 14 स्टेट हो गई, तो उनकी जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके द्वारा भी उस रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया जाना जरूरी है। तो इस प्रकार के प्रोविजन भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस प्रकार मिक्स्ड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके अलावा जो थर्ड प्रोविजन है टेकन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, इसका क्या अर्थ होता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे रिसोर्सेज का एक कलेक्शन है। जब भारत आजाद होता है उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि जो मौजूदा समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन कार्य कर रहे हैं, जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और वहाँ के देश का पॉलिटिकल सिस्टम जिन सिद्धांतों के ऊपर कार्य कर रहा है, या तो उनके आधार पे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लें, या फिर भारत के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने खुद के सिद्धांत डेवलप करें। तो भारत ने पहला ऑप्शन यहाँ पे अडॉप्ट किया था। उन्होंने लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद उन प्रोविजन को शामिल किया जो कि भारत के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट साबित हो रहे थे, उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर रखा है, राइट। यहाँ पर हम जब देखेंगे मेन जो प्रभाव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का देखने को मिलता है, जिसमें कि हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर ले रखा है,
फेडरल सिस्टम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी पावर है उनको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो इस प्रकार के प्रोविजन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से देखने को मिलते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट से हमने रेजोल्यूटरी पावर सेंटर को दे दी है, क्योंकि कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविजन कर रखा है कि रेजोल्यूटरी पावर सेंटर को दी जाएंगी। तो भारत ने भी सेम प्रोविजन को अडॉप्ट किया। उसके साथ ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया, अमेरिका में जो कमांडर इन चीफ है, जो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ है, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको बना रखा है। भारत ने भी सेम प्रोविजन को अडॉप्ट किया, जहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ द स्टेट, उनको तीनों फोर्सेस का उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया है। इसके अलावा जो अपर हाउस होगा उसका जो एक्स ऑफिसो मेंबर है, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे। जो वहाँ का अपर हाउस है उसके चेयरपर्सन होंगे। एज अ एक्स ऑफिसो मेंबर वो वहाँ के चेयरपर्सन होंगे अपर हाउस के, राइट। इस प्रकार का प्रोविजन भी भारत में दे रखा है। जैसे कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे भारतीय राज्यसभा के, राइट। तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे एक्स ऑफिसो मेंबर के नाते, राइट। तो इस प्रकार का प्रोविजन हमें यूएसए से ले रखे हैं। इसके साथ जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए का, जहाँ पर हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया है। इसके अलावा जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो प्रोविजन लिए हैं मुख्य रूप से वो देखने को मिलता है रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम। रूल ऑफ लॉ में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, कि लॉ के संबंध में सारे व्यक्ति के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। लॉ हर एक व्यक्ति के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी हमने जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, जिसमें कि नॉमिनल हेड देखने को मिलता है, दूसरी तरफ और रियल हेड भी हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इसके अलावा हम बात करें जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट किया था कि जब देश में इमरजेंसी लगी होगी तो यहाँ के जो फंडामेंटल होंगे नागरिकों में उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, राइट। फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इक्वलिटी, फर्टर्निटी, इसके अलावा लिबर्टी, ये जो कंसेप्ट है इनको हमने फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से अडॉप्ट कर रखा है, राइट। तो इसके अलावा जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निर्देशिक सिद्धांत, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखे हैं। इस प्रकार के प्रोविजन लिए गए हैं अनेकों रिसोर्सेज से, ठीक है जी। तो इस कारण भारत का जो संविधान है वो हमें बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक बोरो किया हुआ बैग है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, उनका ये मोटिव था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए जिसमें कि भारत की जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम भारत के लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें और अन्य देशों के जो अच्छी चीजें हैं उनको भारत में अडॉप्ट कर लें, राइट। जो चौथा प्रोविजन हमें देखने को मिलता है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किए गए हैं, और इसमें पार्ट 3 हमारे देखने को मिलता है, पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेके 35। इसके साथ ही इसमें आर्टिकल 32 में ये भी प्रोविजन किया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड भी किया जाए। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे फर्दर एक पूरा चैप्टर देखेंगे जहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल्स से इसके बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि एक नागरिक के जो सर्वपक्षीय विकास है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसके विकास के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोल देते हैं, राइट। इसके अलावा जो फिफ्थ जो हमें इसका प्रोविजन देखने को मिलता है, जो इसका फिफ्थ और एट्रीब्यूट देखने को मिलता है वो है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भारत के जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग, परंतु स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक नागरिक के अपने देश के प्रति किस प्रकार की ड्यूटीज होंगी उनके बारे में हमें बताते हैं, राइट।
इसके अलावा 6th पॉइंट हमें देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्थापित करने की कोशिश की गई है भारत में। मेनली आप देखोगे कि फेडरल गवर्नमेंट होने के नाते, भारत में फेडरल सिस्टम होने के नाते ये जरूरी हो जाता है कि स्टेट और सेंटर में कंफ्लिक्ट आम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो ही उनके जो कन्फ्लिक्ट है उनको दूर कर सकती है। इसके अलावा नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए भी जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है, राइट। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाई गई है भारत में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे है कि भारत में हमें इस प्रकार का ट्रायंगल देखने को मिलता है जहां पर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सेशन कोर्ट के संबंध में यदि आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनके अगेंस्ट यदि आप अपील करना चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, राइट। तो इस प्रकार भारत में इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी की स्थापना की गई है। 7th पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका क्या अर्थ है कि भारत में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो स्थापित हो गई, परंतु इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू। इसमें क्या किया गया है कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को शामिल किया गया है, जिसमें ये कहा था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनका ये मानना था कि जब भारत एक इकोनॉमिकली साउंड देश बन जाए तब वो जो भारतीय लोग होंगे उनको ये भी राइट्स दें। इसलिए उनको इन राइट्स को नॉन जस्टिस केवल बनाया गया है, न्यायपूर्ण नहीं बनाया गया है कि आप यदि स्टेट इनको लागू नहीं करती या उसको लागू करने में असमर्थ रह जाती है तो आप किसी प्रकार से कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकते। जबकि फंडामेंटल राइट्स के संबंध में यदि कोर्ट कोई भी हनन करता है या उनको लागू नहीं करता तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हो, राइट। इसके अलावा 8th पॉइंट हमें देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद यूनिटरी टेरिटरी। फेडरल सिस्टम हमें देखने को मिलता है भारत में मेनली, परंतु भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का उसमें किसी प्रकार से ये नहीं लिखा गया है कि भारत एक फेडरल गवर्नमेंट वाला देश होगा। इसमें जो आर्टिकल 1 है उसमें ये लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक संघ होगा राज्यों का। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ जो एक यूनिटरी जहाँ पर गवर्नमेंट होती है, सिस्टम होता है, वहाँ वो उसके भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी भारत में देखने को मिलते हैं। जैसे सिंगल जहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसके क्या प्रोविजन होते हैं, जैसे सिंगल, यहाँ पे हमें सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा जो सिंगल सिटीजन के अलावा जो राष्ट्रीय फ्लैग है वो एक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश के लिए वो एक है, और इंडिया सर्विसेज के प्रोविजन यूनिटरी गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में जो देखने को मिलता है इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अलावा शक्तियों को डिवाइड कर रखा है। ड्यूल गवर्नमेंट देखने को मिलती है सेंटर में और इसके साथ साथ स्टेट में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम बना रखा है। तो इस प्रकार के जो प्रोविजन है वो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। तो भारत में फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट दोनों के प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम को बनाया गया है। मेनली बहुत सारे विद्वानों ने इसको क्वासी फेडरल का नाम दिया है। 9th पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जहां पर जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं। जैसे भारत है जहाँ पर जो एमपी हैं उन एमपी में से ही जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, राइट। किसी भी मंत्री को यदि वो अपने पद पे रहना चाहता है वो मैक्सिमम 6 महीने तक अपने पद पे रह सकता है। यदि वो 6 महीने तक किसी भी सदन का मेंबर नहीं बन पाता तो उसको अपने जो उसका मिनिस्ट्री है उससे रिजाइन करना होगा। इसके साथ साथ इसमें
दो प्रकार के हेड देखने को मिलते हैं, एक हमें हेड ऑफ द स्टेट देखने को मिलते हैं और दूसरे हमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनके अकॉर्डिंग देश की जो नीति निर्माण है उनको उस कार्य को किया जाता है। इसके संबंध में ही जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनल हेड होते हैं, उनका किसी प्रकार से कानून प्रक्रिया में रोल नहीं होता। वो जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही कार्य करते हैं, राइट। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल होगा वो अपने सभी कार्यों के लिए जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने सभी कार्यों के लिए, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो अपने सभी कार्यों के लिए जो लेजिस्लेटिव होगा उसके प्रति जिम्मेवार रहेगी। यदि वो लेजिस्लेचर में जो अपनी यहाँ पे लोकसभा है, यदि प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्रिमंडल अपना विश्वास खो दे लोकसभा में, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, राइट। और जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार का सिस्टम भारत में किया गया है, इसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इसका अर्थ ये है कि भारत में सभी नागरिकों को एक समान बालक वोट के आधार पे वोटिंग का राइट दिया गया है। इसके लिए आर्टिकल 14, 15, 16 इस प्रकार के आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको इक्वल रखा जाएगा और इक्वल वोटिंग राइट दिया जाएगा विदाउट उनके कास्ट, तो उसको कास्ट को रिलीजन के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 326 में भी यही प्रोविजन किया जाता है वोटिंग के रिलेटेड। इसके अलावा जो अगला प्रोविजन हमें देखने को मिलता है वो है सेकुलर स्टेट। जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक अमेंडमेंट हुई थी 1988 में। 1988 में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके थ्रू 61 अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। उसके थ्रू क्या होता है कि जो एज थी, जो पहले 21 वर्ष रखी हुई थी, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था 1988 में, राइट। इसके अलावा जो 11th पॉइंट है वो है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट वो होती है जहां पर स्टेट का कोई अपना खुद का धर्म नहीं होता और धर्म के आधार पर स्टेट किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और हर एक नागरिक को ये राइट होता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, राइट। तो इस प्रकार का प्रोविजन भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक प्रोविजन दे रखा है कि भारत एक सेकुलर स्टेट होगा, हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाने के लिए वो स्वतंत्र होगा। परंतु जो सेकुलर वर्ड है इसको पहले शामिल नहीं किया गया, तो जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेकुलर वर्ड को शामिल नहीं किया गया था। परंतु जब 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, 42nd अमेंडमेंट होती है, उसमें सेकुलर वर्ड को शामिल कर दिया जाता है प्रेम्बल में। उसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया जाता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री होगा, जबकि जो भारत के नेबर कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, इन सभी का स्टेट का खुद का एक पर्टिकुलर रीजन है, परंतु भारत में इस प्रकार से कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है, राइट। आगे 12 पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है सिंगल सिटीजनशिप। इसका अर्थ ये है कि भारत में हर एक नागरिक को एक सिटीजनशिप दी गई है कि भारत का वो नागरिक होगा और स्टेट के संबंध में उनको किसी प्रकार की कोई नागरिकता नहीं दी गई है। अमेरिका में बेसिकली हर एक नागरिक के पास 2 सिटीजनशिप होती हैं, वो अपनी स्टेट का भी नागरिक होता है और वो जो नेशन है यूएसए उसका भी नागरिक होता है, राइट। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है उसको अपनाया गया है, जो कि हमने बेसिकली ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन है, कास्ट को लेके और रिलीजन को लेके और इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके। तो इसलिए ये जरूरी था कि एक ऐसे देश में जहाँ पर लोग अलग अलग परंपराओं को, लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको एक गहरी नागरिकता दी जाए जिसके कारण कि उनमें यूनिटी बनी रहे। तो इस कारण भारत ने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट अपनाया था।
इसके अलावा जो 13 पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज। बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज भारत में कार्य करती हैं जिनको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है, जैसे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हो गया। इन सभी जो बॉडीज हैं ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, राइट। और जो 14 पॉइंट है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको ये प्रोविजन दिया गया है कि यदि देश पे कोई ऐसी कोई क्लाइमेटी के संबंध में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पर कि उनको इमरजेंसी के संबंध में उनका सामना करना पड़ जाए, तो उनको इमरजेंसी प्रोविजन दे रखे हैं, इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक उनको इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। वो हम इनको आगे डिटेल में आगे विस्तृत रूप से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था 73वीं और जो 74th अमेंडमेंट हुई थी उसके संबंध में पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट थे उनको भारत में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भारत में अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या था कि इसको दो रीजन थे मेनली इसको अडॉप्ट करने के। एक तो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये प्रोविजन किया गया था कि भारत में पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत एक बहुत ज़्यादा, आपको जैसे मैं पहले बताया कि बहुत बड़ा देश है और हर एक प्रॉब्लम नेशनल लेवल की नहीं होती। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो लोकल लेवल पे ही जिनको हम सुधार सकते हैं और उनके संबंध में कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए लोकल लेवल पे इन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी था, राइट। इसके अलावा जो लोग हैं यहाँ के, जो स्थानिक लोग होते हैं वो स्थानिक मुद्दों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो उस संबंध में वो अच्छे से उसको अच्छी तरह से उसके संबंध में कार्य कर सकते हैं। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं का भारत में इनको अडॉप्ट कर रखा है, राइट। अगला जो 16 पॉइंट है वो ये है रोल ऑफ कन्वेंशन। वैसे आप देखोगे कि कन्वेंशन वहाँ पे फॉलो की जाती हैं जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस का बहुत ज़्यादा रोल है, परंतु भारत के संबंध में भी, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके संबंध में भी कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 75 में ये प्रोविजन कर रखा है कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। परंतु उसमें ये प्रोविजन नहीं कर रखा कि जो प्रेसिडेंट है वो किस आधार पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है कि जिस पार्टी को संसद में, लोकसभा में जो निचला लोअर हाउस है उसमें जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मेजॉरिटी, या आप कह सकते हो सबसे ज्यादा मत मिलेंगे, जिनकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी उनकी सरकार बनाई जाएगी। इस प्रकार का कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो जो प्री अलायंस बना हुआ है, जो इलेक्शन से पहले जो अलायंस बना हुआ है, गठजोड़ बना है, उसको बुलाते हैं, उस पार्टी के लीडर को बुलाते हैं कि आप यहाँ पे सरकार बनाइए। उसके अलावा यदि वो भी असमर्थ रहते हैं सरकार बनाने पे, तो वो पोस्ट जो अलायंस बनते हैं इलेक्शंस के बाद उनको बुलाते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाइए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति यहाँ पे कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, राइट। इसके अलावा जो 17 पॉइंट है वो ये है वीक सेपरेशन ऑफ पावर। वीक सेपरेशन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे पावर का। मॉन्टेग्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट लिया था अपनी एक बुक में, स्पिरिट ऑफ लॉ जिस बुक का नाम है। उसमें उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव का काम अलग होगा, एग्जीक्यूटिव अपना कार्य करेगी और जुडिशरी अलग अपना कार्य करेगी, और ये तीनों जो ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट के, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रह के कार्य करेंगे। परंतु भारत के संबंध में जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, वो विधानमंडल के भी मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें पावर ऑफ जो सेपरेशन है वो उसका कंसेप्ट है वो वीक कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के मेंबर को लेजिस्लेचर का मेंबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है यदि वो 6 महीने के अंदर अंदर जो लेजिस्लेचर है उसका मेंबर नहीं बन पाते, राइट। तो इस प्रकार मैंने आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताया।
यदि आपको किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी दिक्कत हो या समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में क्लैरिफाई करूंगा। मिलते हैं फिर हमारे अगले लेसन में। तो आप सभी का धन्यवाद।